Hello everyone. Today let us start our third chapter of class 11th India Physical Environment and this third chapter is drainage system. नदियों के बारे में है, रिवर्स के बारे में है, ड्रेनेज के बारे में है. तो चलो ठीक है, इस चैनल को हम स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले देखते हैं कि हम अपने एरिया में, अपने पड़ोस में हम देखते हैं कि कुछ नदियां हैं, कुछ नाले हैं, कुछ छोटे छोटे चैनल्स है, ओके, और उनमें पानी बहता है. लेकिन जब फ्लड आता है तब हमें पता चलता है कि पानी की लेवल बढ़ रही है. तो फिर प्रॉब्लम यह है कि इन नदियों में फ्लड कैसे आने लग गए. बारिश तो पहले भी होती थी, बारिश आज भी होती है, तो आज ये फ्लड की प्रॉब्लम इतनी ज्यादा क्यों हो गई. एक्सेस वाटर उन नदियों में क्यों दिखता है. उसका रीजन है फ्लड ड्यू टू इल डिफाइन एंड चॉक्ड रिवर्स. अपनी जो नदियां है उन नदियों के अंदर ह्यूमन इंटरफियरेंस इतना हो गया, उन नदियों के अंदर हम लोगों ने इतना ज्यादा ह्यूमन इंटरफियरेंस कर दिया. नदियों के बेसिन, नदियों के पात्र जो होते हैं जहां पानी बहता है, उस एरिया में भी हमने घर बना दिए. उस एरिया में हमने मिट्टी डाल डालकर नदी के पात्र को, जैसे ये नदी है इतनी बड़ी, इस नदी के पात्र में मिट्टी डाल डाल के ये एरिया हम लोगों ने भर दिया, चौक कर दिया और छोटा हो गया. और यहां हमने रेसिडेंशियल एरिया, कुछ न कुछ रहने लायक जमीन बना ली. तो अब नदी का पात्र बचा है, बेसिन बचा इतना छोटा सा. इतने छोटे एरिया में पानी नहीं बह सकता, इसलिए फ्लड्स वगैरह आते रहते हैं. अगले पॉइंट में आते हैं ड्रेनेज. ड्रेनेज मीन्स वन रिवर दैट इज फ्लो ऑफ वाटर. दिस इज कॉल्ड ड्रेनेज. ओके, नाउ the next concept we need to study, that is drainage system. This is called network of channels. This is main river which we have seen earlier. This is main river and these are tributaries. ये उसकी उपनदियां है जो उस नदी में मिलने वाली है. ये देखिए इस तरह से ये ट्रिब्यूटरीज है. तो ये पूरा का पूरा हो गया ड्रेनेज सिस्टम. ड्रेनेज सिस्टम. अब ये जो नदी तैयार हुई, ये जो उसकी ट्रिब्यूटरीज है, उपनदियां है, ये जो इसमें आ रही है, ये कोई छोटी बात नहीं है. ये कुछ 1 या 2 दिनों में हुई प्रोसेस नहीं है. इस प्रोसेस को बहुत लंबा समय लग गया. तो देखो कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है एक अच्छा सा ड्रेनेज सिस्टम तैयार होने में. तो इसके लिए जिम्मेदार फैक्टर होते हैं जियोलॉजिकल टाइम. लाखों साल लग जाते तब जाके एक नदी का डेवलपमेंट होती है, नदी का उगम सोर्स होता है और वो इस एरिया तक पहुंचती है, छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज बनाती है और वो ट्रिब्यूटरीज अलग अलग जगह से पानी लाके उस नदी में भर देती है. ओके, तो ड्रेनेज सिस्टम बनने में थोड़ा लंबा टाइम लगता है. नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ रॉक, वहां पे पत्थर कैसे है. अब नदी सिर्फ इस प्रकार की थोड़ी होती है, नदियों के अलग अलग प्रकार होते हैं, पैटर्न होते हैं रिवर्स के. तो इस प्रकार का पैटर्न क्यों है यहाँ पर. ये पेड़ के टहनी की तरह दिखता है, ब्रांच ऑफ ट्री. तो इस तरह का पैटर्न क्यों बना, क्योंकि वहां पे पत्थर, वहां की जमीन वैसी है. टोपोग्राफी, स्लोप, देखो स्लोप की तरफ ये बढ़ रही है नदी. तो ये जो पेड़ की टहनी की तरह दिखता है ड्रेनेज पैटर्न, इसको डेंड्रेटिक ड्रेनेज पैटर्न कहते हैं. ये पेड़ की टहनी की तरह दिखता है. ओके, और नेक्स्ट होता है अमाउंट ऑफ वाटर. पानी कितनी मात्रा में है उस पर भी उस नदी के चैनल पर असर होता है या ड्रेनेज सिस्टम पे असर होता है. ओके, अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं. अगर आप अपने देश में कोई भी विलेज, कोई भी गांव देखिए तो उसके आजू बाजू में कोई ना कोई नदी मिलेगी आपको. या तो नदी पेरिनियल होगी. पेरिनियल मतलब उसमें 12 ही महीने पानी बहता होगा, जैसे गंगा रिवर है, इंदस है, ब्रह्मपुत्र है. या फिर एफेमरल होगी. एफेमरल मतलब जो सीजनल रिवर होती है, सीजनल, जिसमें सिर्फ पर्टिकुलर सीजन में ही पानी होता है. नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं. अब अपने इंडिया में जो मैक्सिमम रिवर्स है, नदियां हैं, उनका उगम, उनका जन्म कहां से होता है, ओरिजिन कहां से होती है. तो 2 प्रकार की ओरिजिन है. एक है हिमालय के पास, ये है हिमालय माउंटेन अपने इंडिया में. ये इंडिया का मैप मैंने ड्रॉ किया है छोटा सा. ओके, और जो दूसरी नदियां है उनका जन्म हुआ है वेस्टर्न घाट. ये है अपना वेस्टर्न घाट, सह्याद्री, महाराष्ट्र में इसको सह्याद्री भी कहते हैं. ओके, सो हिमालय से जन्म लेने वाली नदियां, जैसे यहां से गंगा का जन्म होता है. ओके, इधर फिर ऊपर से इंदस और यहां से इस तरह से होते होते ब्रह्मपुत्र. ठीक है, और यहां पे फिर गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ऐसी छोटी छोटी नदियों का जन्म होता है. तो हिमालय से जन्म लेने वाली नदियां और वेस्टर्न घाट से जन्म लेने वाली नदियां. तो हिमालय से जो जन्म लेने वाली नदियां है वो सीजनल होती है, सॉरी, जो वो पेरिनियल होती है, उसमें 12 ही महीने पानी होता है. और वेस्टर्न घाट से जो नदियों का उगम है, जन्म है, वो सीजनल होती है, क्योंकि यहाँ पे बर्फ पिघलता है तो समर में भी नदियों में पानी होता है. लेकिन यहाँ पे कोई बर्फ या आइस या स्नो का कोई सोर्स नहीं है. तो ये नदियां पेरिनियल हैं, ये
सीजनल है, इसमें पर्टिकुलर रेनी सीजन में ही पानी होता है। अब अपनी इंडिया की जो नदियां है वो दो अलग अलग सी में जाती है। एक जाती है इधर बे ऑफ बंगाल में, कुछ नदियां ये देखिए गंगा दिख रही है, ब्रह्मपुत्रा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, ये नदियां बे ऑफ बंगाल में जाती है। और यहाँ पे जो छोटी छोटी नदियां है वेस्टर्न घाट से वेस्ट साइड में जन्म लेने वाली, वेस्ट फ्लोइंग, और ये हमारी नर्मदा और तापी, ये दोनों नदियां भी इधर अरेबियन सी में जाके मर्ज हो जाती है। अब हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं, कैचमेंट एरिया एंड वाटरशेड। ये दोनों पॉइंट एक ही है। देखिए मैंने यहाँ पे एक रिवर ड्रॉ की है, ये मेन रिवर, ये उसकी ट्रिब्यूटरीज, ये उसकी ट्रिब्यूटरीज, वो ये इतना एरिया वो नदी कवर कर लेती है। इसको हम ड्रेनेज बेसिन भी कहते हैं। अगले पॉइंट में हम पढ़ेंगे ड्रेनेज बेसिन। यहाँ पे मैंने मेंशन किया ड्रेनेज बेसिन। ये देखिए ये नदी और ये उसकी ट्रिब्यूटरीज, एंड दिस इज द एरिया कवर्ड बाय दिस रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। ये हमारा ड्रेनेज बेसिन है, ठीक है। तो ड्रेनेज बेसिन क्या होता है? द एरिया ड्रेन्ड बाय रिवर एंड ट्रिब्यूटरी। दिस एरिया इज ड्रेन एंड कवर्ड बाय मेन रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, ड्रेनेज बेसिन। अब इसी ड्रेनेज बेसिन में हमें कैचमेंट एरिया और वाटरशेड भी मिल जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पर 3 ड्रेनेज बेसिन ड्रॉ करके रखे। ये देखिए ये एक मेन बड़ा ड्रेनेज बेसिन है। अभी जो ड्रेनेज बेसिन है ये इसका ऊपर वाला जो हिस्सा है ये थोड़ा ऊंचा है, हाइट इसकी ज्यादा है, तो यहाँ पे बारिश होती है। मैं आपको एक और फिगर में दिखाऊंगा, यहाँ बारिश होती है। ये एक बाउल की तरह होता है, एक बर्तन की तरह। ये सारा जब इसमें बारिश होती है तो बारिश का पानी यहाँ से नीचे जाता है और नीचे नदी तैयार होती है। तो जहां बारिश होती है कैच होता है, ये एरिया उस बारिश को कैच कर लेता है, इसलिए इसको कहा जाएगा कैचमेंट एरिया। ओके, तो इस हिस्से को हम कैचमेंट एरिया कहते हैं। वैसे बारिश तो यहां पर भी होती है, यहां पे भी आपको छोटा कैचमेंट एरिया मिलेगा, और इसी को हम वाटरशेड भी कहते हैं। वाटरशेड जहां पे बारिश होती है, तो ये एक वाटरशेड और इसके बाजू में ये एक वाटरशेड, और ये दूसरा रिवर बेसिन उसका ये एक वाटरशेड। इसके बीच में कोई बड़ी सी पहाड़ी होगी, इसलिए तो पानी कुछ इधर निकल गया, कुछ पानी इधर निकल गया, तो ये बीच में वाटर डिवाइड हमने क्लास 9th में पढ़ा था। वाटर डिवाइड कोई भी ऐसी ऊंची इलेवेटेड लैंड है जिसकी वजह से पानी दो तरफ डिवाइड हो जाता है। तो ये बाउल की तरह शेप में जो होता है ये होता है अपना कैचमेंट एरिया और वाटरशेड। ये 2D शेप होता है, और ये नदी जो जहां से बहना शुरू करेगी, क्योंकि यहाँ पे बारिश होगी फिर आगे नदी तैयार होगी और नदी बहेगी, ठीक है। अभी इस एरिया में अगर कोई घर है, कोई फैक्ट्री है, तो वो भी इस एरिया में आ जाता है, कैचमेंट एरिया और वाटरशेड में। और ड्रेनेज बेसिन तो हमने ऑलरेडी पढ़ ही लिया है, एक रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज, उन्होंने जो कवर किया हुआ एरिया है वो है ड्रेनेज बेसिन। तो एक ड्रेनेज बेसिन के बाजू में एक और दूसरा ड्रेनेज बेसिन हो सकता है इस तरह से, ठीक है। ये बीच में मेन नदी और ये उसकी ट्रिब्यूटरीज, और इन दोनों के बीच में कोई ऊंची जगह होगी, कोई पहाड़ी का हिस्सा होगा, क्योंकि इसलिए तो पानी इधर गया और इधर गया, इस तरफ दोनों तरफ गया। तो ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ऊपर पहाड़ी का, ये होता है वाटर डिवाइड। मैं आपको एक और फिगर में एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ। चलिए इस फिगर में देखते हैं कैचमेंट एरिया, वाटरशेड, वाटर डिवाइड और रिवर बेसिन। ये देखिए ये ऊंची पहाड़ी का हिस्सा है, ये थोड़ा नीचे फिसलन, फिर ऊपर पहाड़ी का हिस्सा, और ये इस तरफ नीचे। अब यहां बारिश होगी, ये देखिए बारिश हो रही है, यहां बारिश होगी और वो पानी बहते बहते यहां आएगा। तो जहां बारिश होगी उसको हमने क्या बोला? कैचमेंट। वो कैच कर लेगा और वो नीचे आएगा पानी। यहां पर भी बारिश होगी और वो पानी नीचे आएगा, कैचमेंट। तो ये है कैचमेंट और वाटरशेड वाला एरिया। तो ये देखिए यहां बारिश होगी तो इधर भी बारिश होगी, ठीक है। अब यहां बारिश हो रही तो इस तरफ भी होगी। तो ये एक कैचमेंट और ये एक कैचमेंट, ये एक वाटरशेड और ये एक वाटरशेड का एरिया है, ठीक है। यहां पर भी ये कैचमेंट एरिया, तो इधर पहाड़ी के इस तरफ भी कैचमेंट एरिया, दोनों तरफ बारिश हो रही है, और ये बीच में पानी को डिवाइड कर रहा है, आधा पानी इधर जा रहा है आधा इधर, तो इसको कहेंगे वाटर डिवाइड या फिर रीज, ठीक है। सो रीज इज सेपरेटिंग 2 कैचमेंट एरिया, 2 वाटरशेड एरियाज, ओके। और यहां से फिर वो नदी का जन्म होगा, और नदी इस तरह से 3D में आके, ये 3 डायमेंशनल होती है नदी, और ये कैचमेंट एरिया वाटरशेड 2 डायमेंशनल होते हैं, और यहां से फिर वो नदी आगे बढ़ेगी। तो ठीक है, फिर आपको समझ में आ गया होगा कैचमेंट एरिया और वाटरशेड। रीज लाइन, रीज की हमने बात की, जिसको हम वाटर डिवाइड भी कहते हैं, ये देखिए यहां पर मैंने मेंशन किया है। अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है रिवर बेसिन एंड वाटरशेड। ये जो रिवर बेसिन है इसका और वाटरशेड का रिलेशन है, क्योंकि अगर कैचमेंट एरिया नहीं होगा, बारिश जहां होती है वो एरिया ही नहीं होगा, तो फिर रिवर बेसिन कैसे डेवलप होगा? तो रिवर बेसिन और कैचमेंट एरिया, ये 2 फैक्टर एक दूसरे से रिलेटेड है, एक दूसरे के साथ
जुड़े हुए हैं, इसलिए इनको एक ही यूनिट कहते हैं। और रिवर बेसिन तो बहुत बड़ा फैक्टर है, इतना बड़ा। वाटरशेड छोटा होता है जहाँ पे बारिश होती है, कैचमेंट एरिया छोटा है, रिवर बेसिन एक बड़ा फैक्टर है। नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं, इंडिया की जो टोटल रिवर्स है उनको हम डिवाइड कर लेते हैं कौन से बेसिस पे। तो सबसे पहला है ऑन द बेसिस ऑफ डिस्चार्ज ऑफ वाटर। इंडिया की जो नदियां है उनका पानी कौन से सी में जाता है, क्या वो बे ऑफ बंगाल में जाता है या अरेबियन सी में। तो ये देखिए यहाँ पे मैं छोटा सा मैप ड्रॉ कर देता हूँ इंडिया का। ओके, तो कुछ नदियां अपने देश की है जो इधर बे ऑफ बंगाल में जाती है, ये गंगा, ये ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, तो ये इधर बे ऑफ बंगाल में जाती है। और कुछ नदियां अरेबियन सी में जाती है। तो कितनी नदियां अरेबियन सी में, तो 23%, बहुत कम नदियां इधर अरेबियन सी की तरफ जाती है। और 77% रिवर्स का पानी इधर बे ऑफ बंगाल में जाके मर्ज हो जाता है। तो पानी कौन से सी में जाता है, इसके बेसिस पे इंडिया में दो प्रकार की नदियां हैं। अरेबियन सी ड्रेनेज जिनका पानी अरेबियन सी में मर्ज होता है, और बे ऑफ बंगाल ड्रेनेज जिनका पानी बे ऑफ बंगाल में जाके उस सी में जाके मर्ज हो जाता है। अब नेक्स्ट टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ वाटरशेड। हमने जो पीछे वाली फिगर में वाटरशेड देखा था जहां बारिश होती है, तो वाटरशेड का एरिया अगर बड़ा है तो वो अलग रिवर, थोड़ा एरिया छोटा है मीडियम और माइनर। तो सबसे बड़ा है मेजर रिवर्स जिनका एरिया 20,000 स्क्वायर किलोमीटर का होता है। ऐसी इंडिया में 14 नदियां है, इंदस है, गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, गोदावरी है, कृष्णा है, तापी है, नर्मदा है। ऐसी टोटल 14 रिवर्स है जिनका वाटरशेड का एरिया 20,000 स्क्वायर किलोमीटर से भी बड़ा है। मीडियम रिवर्स 2,000 to 20,000 स्क्वायर किलोमीटर, इनका जो वाटरशेड का एरिया है ये 2,000 से 20,000 स्क्वायर किलोमीटर का है। ऐसी इंडिया में 44 रिवर्स है। और तीसरा छोटी नदियां हैं जिनका वाटरशेड का एरिया सिर्फ 2,000 स्क्वायर किलोमीटर का है। तो ये हो गई टाइप्स ऑफ रिवर्स और ड्रेनेज बेसिन ऑन द बेसिस ऑफ वाटरशेड। नाउ लेट अस टर्न टुवर्ड्स थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। नदी का जन्म कहां से होता है। तो पहला है हिमालयन रिवर, या नदियों का जन्म हिमालय से होता है, या पेनिनसुलर रिवर। यह सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि अपने इंडिया में सबसे ज्यादा स्टडी रिवर्स की इसी दो बेसिस पे होती है, ये हिमालयन माउंटेन और ये हमारा वेस्टर्न घाट जहां से नदियों का जन्म होता है, पेनिनसुला। ये पेनिनसुला होता है, ठीक है, और ये हिमालय का एरिया। तो पेनिनसुला पे जन्म होने वाली नदियां और हिमालय पे जन्म लेने वाली नदियां, तो ये दो नदियों के मेन प्रकार है। अब ये जो है ये ओरिजिन के बेसिस पर है कि उनका जन्म कब हुआ। हिमालय की जो रिवर्स है वो न्यू है कंपैरेटिवली, और पेनिनसुला की रिवर्स ओल्ड है। लेकिन कुछ नदियां ऐसी है कि इन दोनों से भी पुरानी है, जैसे चंबल, बेटवा और सोन। ये तीन नदियां जो यहां से बहती है इस तरफ, ये तो इन दोनों से भी पुरानी है। इसलिए कभी कभी रिवर्स के प्रकार बनाने में प्रॉब्लम आती है ओरिजिन के बेसिस पर। तो इसके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे अगले वीडियो में। चलो आपको एक और पॉइंट बता देता हूं। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है ड्रेनेज पैटर्न। नदियां किस प्रकार की होती है, कैसी दिखती है, कौन सा उनका पैटर्न होता है। तो सबसे पहला होता है डेंड्रेटिक। ये स्लोप की तरफ बहने वाली नदियां है, पेड़ जो होता है ना उसकी ब्रांचेस की तरह दिखता है, डेंड्रेटिक ड्रेनेज पैटर्न। ये सबसे ज्यादा कॉमन है, इंडिया में हो या ऑल ओवर वर्ल्ड। गंगा इसका एग्जाम्पल है, अमेजन जो ब्राजील में, ये इसका एग्जाम्पल है। दूसरा आता है रेडियल ड्रेनेज पैटर्न, मतलब ये ऊपर एक पहाड़ी का हिस्सा है। अगर यहाँ पे नदी का जन्म होता है तो नदी का पानी देखो इस तरफ चारों ओर जाएगा नीचे, तो ये रेडियल शेप बन जाएगा अगर कोई नदी किसी टॉप लैंड पे सोर्स से उसका जन्म होता है तो। तीसरा आता है ट्रिलीज। ये ट्रिलीज जो है ये हार्ड और सॉफ्ट रॉक के बीच में डेवलप होने वाला है। ये देखिए हार्ड रॉक है तो ये बीच में सॉफ्ट रॉक है, ये हार्ड, ये सॉफ्ट और ये हार्ड। हार्ड रॉक से तो नदी बह नहीं सकती क्योंकि वो मजबूत है, तो बीच में सॉफ्ट रॉक को तोड़ के नदी बहती है। और इधर से भी एक और नदी बहती है और वो राइट एंगल में आके मेन नदी में मर्ज हो जाती है। तो ये हार्ड और सॉफ्ट रॉक में डेवलप होने वाला पैटर्न है जिसको हम ट्रिलीज कहते हैं। नेक्स्ट ड्रेनेज पैटर्न है सेंट्रीपिटल। इसमें चारों तरफ से नदियां आके बीच में किसी लेक में मर्ज हो रही है, मतलब स्लोप अंदर है, तो ये सेंट्रीपिटल ड्रेनेज पैटर्न है। और सबसे आखिरी वाला ड्रेनेज पैटर्न है रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगुलर में आप यहाँ पे देखोगे, रेक्टेंगुलर में अगर किसी पत्थर में क्रैक्स आ जाते तो उन क्रैक्स में से पानी बहता है। ये देखिए कोई बड़ा सा रॉक होगा, कोई बड़ा सा जमीन का एरिया होगा, जैसे बेसॉल्ट रॉक का एरिया अपने इंडिया में, तो वहां पे कुछ जगह पे आपको इस तरह की रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न, कुछ छोटी नदियां, बहुत बड़ी नहीं, वहां पे आपको इस तरह का रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न मिल जाएगा। यहाँ पे जो नदियां होती है वो पत्थरों के, रॉक्स के क्रैक्स में से बहती है, इसलिए बिल्कुल ऐसे रेक्टेंगल शेप में वो नदियां हमें दिखाई देती है। तो अब हम
अपने वीडियो के आज के सबसे लास्ट पार्ट में आते हैं और यहाँ पे आपको मैप मिलेगा। सबसे पहले मैं आपको हिमालयन रिवर्स दिखा देता हूँ जिनका जन्म, जिनका ओरिजिन हिमालय से होता है। आप देख रहे हो यहाँ पर सबसे पहले आपको ऊपर इंदस मिलेगी, उसके बाद इंदस की ये छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज है, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज और बीस। और उसके बाद मेन अपनी इंडिया की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर गंगा, और गंगा की ढेर सारी ट्रिब्यूटरीज जो ऊपर से आती हिमालय की तरफ से, और जो हमारे विंध्य माउंटेन से जिनका जन्म होता है इधर से जाती है ये भी नदियां। ये देखिए चंबल, सिंध, केन, बेटवा और ये इधर सोन। तो ये हो गई हिमालयन रिवर्स। एक और मेन नदी है हमारी ब्रह्मपुत्र, तो ये ब्रह्मपुत्र रिवर भी इधर से आ रही हिमालयन रिवर्स। अब देखिए यहाँ पे कुछ नदियां इधर है और कुछ इधर है, इसके बीच में ये आपको एक पहाड़ी का हिस्सा मिलेगा। ये वाटर डिवाइड है जो दो नदियों को अलग करता है। हमने रीज पिछली एक इमेज में देखा था, रीज उसको कहते हैं। तो ये वाटर डिवाइड है। ये वाटर डिवाइड देखो इस तरह से नीचे जा रहा है। ये यहाँ पे अरवली माउंटेन है, अरवली माउंटेन, और नीचे फिर ऐसे आएंगे तो ये विंध्य माउंटेन, और विंध्य से ऐसे नीचे आते हुए सातपुड़ा महाराष्ट्र में और मध्य प्रदेश में। तो ये देखिए ये विंध्य माउंटेन पानी को इधर और इधर अलग कर रहा है, तो ये वाटर डिवाइड है। ये वाटर डिवाइड और नीचे जाता है, ये देखिए नीचे वाटर डिवाइड मिलेगा हमारे वेस्टर्न घाट की तरफ जाते हुए, ये वेस्टर्न घाट। तो ये पूरी की पूरी लाइन है वाटर डिवाइड की जो अपनी इंडिया में आपको मिलेगी। और इस वाटर डिवाइड की वजह से कुछ नदियां हमारी इस तरफ ईस्ट में बहती है, तो कुछ छोटी नदियां हैं यहाँ पर जो वेस्टर्न घाट से जन्म लेती है वेस्ट की तरफ, जिनको फास्ट फ्लोइंग रिवर्स कहते हैं वेस्ट की तरफ। तापी और नर्मदा ये इंडिया की सबसे बड़ी दो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है। एक्चुअली ये रिवर्स नहीं है, दीज आर रिफ्ट वैलीज। जब इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट नॉर्थ में आ रही थी, मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको एक्सप्लेन करूंगा कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी या अल्फ्रेड वेगनर्स थ्योरी, तो उसमें बताऊंगा कि किस तरह से इंडिया ऊपर जा रहा था और उसमें फिर यहाँ पे दो बड़ी बड़ी दरारें आ गई। तो कुछ नदियां इंडिया की 77% रिवर्स इंडिया की इधर बे ऑफ बंगाल में जाती है, और 23% रिवर्स अपनी इंडिया की अरेबियन सी की तरफ जाती है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें और इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।